हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और आपके लिए जैसा मैंने कहा था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज से जो है आपका, है ना, बिहार दरोगा के PYQ का डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। और बिहार दरोगा के PYQ की जो सीरीज़ है वो आ चुकी है। अब इसी तरह रोज़ जो है बिहार दरोगा के जो PYQs हैं, है ना, हर क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि डिस्कशन में वो ऑलरेडी क्लास जो है 1 घंटे से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग डेली जो है ना, हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में 100 क्वेश्चंस किए जाए, दैट मीन्स कि 2 वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ, है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग वैसे जो लोग नहीं जान रहे हैं कि बिहार दरोगा के बारे में, तो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है ना, 2023 की। कुल कितनी सीटों पर आई है मैं बता भी देता हूं। तो अभी कुल जो वैकेंसी आई है, कुल जो सीट है उसको कितनी है, तो कुल सीटों की अगर बात करें, ठीक है, तो 1275 सीटों पर वैकेंसी आई है, ठीक है। आपका फॉर्म फिलअप जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। जो लोग भी एलिजिबल हैं, मैंने इसका एक जो है नोटिफिकेशन का एक पूरा कंप्लीट वीडियो आपको ऑलरेडी बना करके दे दिया है, ठीक है। आप जा करके, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जा करके देखिए, वहाँ सारे डिटेल, आपका एज क्या चाहिए, आपका हाइट क्या चाहिए, बाकी सारे कंडीशंस जो हैं वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो आगे आज हम लोग सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार दरोगा 2023 PYQ में हम लोग 2018 में जो प्री एग्जाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमारा रहेगा, है ना। हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर 50 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और वीडियो को आप, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा लोगों के साथ, है ना। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करिएगा, हम उतना ज़्यादा उतना बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लास लेते आएंगे। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि सतरिया किस राज्य का, यहाँ पर का कर दीजिएगा, है ना, सतरिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सतरिया जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। मैंने वैसे तो क्लासिकल डांस से रिलेटेड एक अलग वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां से भी देखिए। देखिए, PYQ में आपको समझना क्या होता है, ना कि आपको ये नहीं कि आपको इसको याद कर लेना और यही एग्जाम में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको पैटर्न को समझना है, आपको टाइप को समझना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लासिकल डांस का है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है हमारा, शास्त्रीय नृत्य का। ये क्वेश्चन जो है वो शास्त्रीय नृत्य का है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं। वैसे ये 8 जो है संगीत नाटक अकेडमी जो मेन बॉडी है उसने रिकॉग्नाइज किया है। हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री ने तो 9 किया हुआ है, लेकिन आपको 8 ही याद रखना है, आपसे एग्जाम में 8 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सतरिया कहाँ का है, तो सतरिया असम का जो है, असम का क्लासिकल डांस है सतरिया। सॉरी, तो असम का, चलिए, तो असम का क्लासिकल डांस जो है वो हमारा सतरिया, ही आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी की बात कर ले। देखिए, मणिपुर का जो है वो कौन सा है, तो मणिपुर का जो है वो मणिपुरी ही है, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत आसान होता है। मणिपुर का जो है वो मणिपुरी है, तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका जो क्लासिकल डांस है, यहाँ भी क्लासिकल डांस है और वो है कथक। अगर आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो कुचिपुड़ी है ना, वो क्या है हमारा, कुचिपुड़ी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 और 1 यहाँ, टोटल 4 यहाँ हो गया। बाकी 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी 4 और कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे आपका अगर मैं बात करूँ, 4 तो वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। बाकी 4 में जैसे आपका हो गया, एक हो गया, है ना, कथकली, ठीक है, कथकली। और यहाँ पर 2 याद रखने, है ना, मोहिनी, है ना, मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों ही जो हैं वो केरल के क्लासिकल डांस है। कहाँ के हैं, ये केरल के क्लासिकल डांस है, आपको याद में रखना है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम 2 यहाँ हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ओडिशा का जो है ना, वह ओडिशी,
तो ओडिशी भी एक डांस है ना, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओडिशी एक और हो गया। ये हमारा कहाँ का हो गया, इसको भी याद रखना आसानी, क्योंकि ये ओडिशा स्टेट के नाम पर है, तो आसानी से आपको याद रहेगा। और एक है जो बहुत फेमस है, भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसके ऑलरेडी मैंने जैसा कहा आपको एक जो है स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी है, स्पेशल वीडियो है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं इसका डिटेल, ठीक है। चलिए, तो भरतनाट्यम आपका कहाँ का हो गया, तमिलनाडु का। तो ये टोटल 8 क्लासिकल डांस जो हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। बाकी फोक डांस भी होता है, उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी है ना पोस्ट कर दी, अपलोड करवा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का प्रमुख जो है ना, या सॉरी प्रथम जो है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, भारत स्वतंत्र भारत का, यहाँ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए स्वतंत्र भारत का, तब इसका आंसर आप सही कर पाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो सिंदरी में है। कहाँ पर है, सिंदरी। ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। सिंदरी जो है ये झारखंड में, कई जगह आप अगर खोजेंगे इसको तो बिहार लिखा मिलेगा। देखिए पहले चूंकि बिहार झारखंड एक ही था, है ना, झारखंड अलग हुआ है बिहार से, और चूंकि इसकी स्थापना जो है 1951 में 1951 में हुई थी, इसलिए कई जगह ये आपको बिहार लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये अभी वर्तमान में झारखंड में है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक जो संयंत्र है वो कहाँ पर है, वो सिंदरी में है। ये आप एक पॉइंट नोट करेंगे। दूसरा आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर है, तब ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, भारत का प्रथम, है ना, उर्वरक संयंत्र, है ना, संयंत्र, या आपको कारखाना भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कारखाना, ठीक है, कारखाना। ये 1906 में 1906 में, है ना, रानीपेट जो है जगह है तमिलनाडु में, रानीपेट तमिलनाडु में ये लगा था। आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पर लगा था, तो भारत का पहला जो उर्वरक संयंत्र या कारखाना है 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगा था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पर हो गया, ये हमारा झारखंड में हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत का तो ये प्रथम है, स्वतंत्र भारत का अगर हमसे दूसरा, यानी ये नहीं, स्वतंत्र भारत का अगर हमसे दूसरा पूछ ले, मैं यहां सेकंड लिख दे रहा हूं, ये कहां पर है, ये नांगल में। कहां पर है, नांगल। नांगल पंजाब में है। कहां पर है, नांगल पंजाब में है। आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस राज्य में उर्वरक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन में, उर्वरक उत्पादन की अगर बात करें तो सब सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन, है ना, सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन, ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ। भारत में कहाँ पर है, भारत में अगर मैं बात करूँ तो ये गुजरात में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है तो वो पंजाब में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है सॉरी, तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। देखिए पहले आपको यह समझना होगा कि समस्थानिक किसको बोलते हैं। देखिए किसी भी तत्व के, आपने क्लास 9-10 में इसके बारे में सुना होगा, है ना, कि किसी भी तत्व के वे परमाणु, है ना, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। समस्थानिक, इसको इंग्लिश में, जो लोग इंग्लिश माध्यम के बच्चे इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, समस्थानिक। मैंने क्या कहा, जैसा यहां मैं लिख देता हूं, जिनका, है ना, जिनका परमाणु संख्या समान, परमाणु, इसको ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान, है ना, परमाणु भार या द्रव्यमान दोनों लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान, है ना,
द्रव्यमान भिन्न हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या सेम ही रहती है, जो है ना, परमाणु संख्या सेम रहता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, वो भिन्न रहता है। इसको हम लोग समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, आप वो सबको भी ध्यान में रख सकते हैं, उससे भी कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर इसके डिटेल को और भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ये भी बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें और भी कोई पॉइंट दिया हुआ है, सही दिया हुआ है ना। एक सेकेंड, चलिए, अरे यार, ठीक है। उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, ये तो गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, ये भी गलत हो जाएगा, परमाणु संख्या से तो हमको समान है। और उस तत्व वे पर जिनके परमाणु, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन उस तरह का 1 2 करके भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ 1 और 4 जो है दोनों ही इसके आंसर होंगे। अगर मैं आइसोटॉप की बात करूं, ठीक है, कुछ आइसो, जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात कही, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के मैंने क्या कहे, है ना, हाइड्रोजन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन से हैं, देखिए, एक आपने सुना होगा प्रोटियम, है ना। तो एक तो प्रोटियम हो गया, एक हो गया ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम हो गया, और एक होता है ट्रीटियम, है ना, ट्रीटियम। तो ये हो गया, ये तीनों जो है वो क्या है, वो हाइड्रोजन के समस्थानिक हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। उसी तरह अगर आप कार्बन की बात करें तो कार्बन की अगर आप बात करें तो उसके भी क्या है, 3 आइसोटॉप्स हैं, है ना। कौन कौन से हैं, एक है C12, C13 और C14। यहां पर क्या होता है कि देखिए उनका परमाणु संख्या सेम रहता है, परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। कारण क्योंकि उन सब में के जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अच्छा, एक आपसे और भी पूछा जा सकता है, समभारिक, है ना। मैं इसको एक इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो ये है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं आगे। एक आपसे पूछा जा सकता है समभारिक, है ना, इसी से रिलेटेड है समभारिक, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं, ठीक है। इसमें जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी कि यहां पर क्या होता है, यहां परमाणु द्रव्यमान समान होगा और हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, समभारिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, है ना। देखिए गुरुमुखी अगर लिपि की मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको शुरू किया था, है ना। इसको किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था, हाँ ठीक है, पूरा। चलिए, इनको शुरू किया था गुरु अंगद देव जी ने। किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था गुरु अंगद देव जी ने। गुरु अंगद देव की अगर मैं बात करूं, ये सिख धर्म के दूसरे सेकंड गुरु है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये दूसरे, पहले गुरु कौन है, पहला गुरु भी यहां मेंशन किया हुआ है, गुरु नानक, ये पहले गुरु हैं, है ना। और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना भी की थी, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। इनसे भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे, जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो और बिहार के कई सारे एग्जाम में, मैं बिहार एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, और सिर्फ और भी कई सारे एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक से उनका जन्मदिन, अभी उनका जो जन्म प्लेस है वो ननकाना साहब कहलाता है, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। उसी तरह जैसे अगर आप देखें यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 10वें गुरु है, ये कौन से गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। और इन्होंने, है ना, इनका जन्म पटना बिहार में हुआ था, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना, खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप ये भी याद रखेंगे 1699 में, ठीक है। तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, गुरु अर्जन देव, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुरु अर्जन देव जो हैं, ये 5वें गुरु थे, 5th गुरु थे, 5वें गुरु थे, ठीक है। और इनके बारे में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए, इन्होंने क्या किया था, जो सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब, उसका संपादन किया या रचना बेसिकली करवाई थी, है ना। तो गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी आपको याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब की जो
रचना है वो यहीं से शुरू हुई है ना। तो ये भी ध्यान रखना है अर्जन देव के बारे में। तो अर्जन देव 5वें गुरु हैं, ठीक है, और ये अकबर के समकालीन थे, ये भी पूछा जाता है इनके बारे में, अकबर के समकालीन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सिख गुरु जो है वो अकबर के समकालीन थे। तो आपको याद रखना ये अकबर के समकालीन है ना, समकालीन थे। तो ये सब पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है, आपका जो है इसको नोट करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए 5 देखते हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर कह रहा है कि विचार कीजिए, ठीक है, और उसका क्रम चुनिए। देखिए यहाँ पर वक्तव्य क्या दिया है जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 नदियाँ होती है। बिल्कुल सही, आप जानते हैं कि हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती हैं उसमें पूरे साल क्या रहता है, पानी रहता है। तो ये पहला तो सही है, असर्सन सही है, हमारा असर्सन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, ये भी सही है ना, कि रीजन भी सही है। तो ये इसका पहला ऑप्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिमालय से निकलने वाली कुछ इंपॉर्टेंट नदी का नाम बताएंगे, है ना, कौन कौन सी नदियां हैं, आप उसके बारे में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक है, आपको वैसे भी ज्योग्राफी में आपको उतना पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। देखिए अब यहां पर आपको एक दो बात समझना है। कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय दल बनता है, उसके कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। क्या कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है जिसको आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला कंडीशन है, देखिए राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो है वो कुछ कंडीशन है। हमने जैसा कहा पहला कंडीशन है क्या, कि अगर उस दल को, उस पार्टी को 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल का अगर क्या मिल जाए, है ना, टाइटल मिल जाए। कहने का मतलब है कि 4 अलग राज्यों में उसको राज्य स्तरीय दल का, है ना, की मान्यता मिल जाए। तो या इसका आंसर तो ये हो जाएगा 4 राज्य, यानी कि 4 राज्य में, है ना, में राज्य स्तरीय दल के रूप में, है ना, में मान्यता। एक तो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन हमारा ये एक ऐसा हो जाए। और दूसरा कंडीशन ये है कि 4 अलग अलग राज्यों में कुल मतों का 6% उनको वोट मिले, ठीक है, पार्टी को वोट मिले 4 अलग अलग राज्य में। ये एक कंडीशन हो गया, है ना। अब हम दूसरा कंडीशन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि 4 अलग राज्यों में कुल वैध मत का, है ना, कुल, यहाँ पे आप वैध भी जोड़ दीजिए, कुल वैध मत का, है ना, 6%। अब प्लस क्या होना चाहिए, 4 जो है आपके सांसद, यानी 4 सीटें जीती होनी चाहिए, यानी 4 सांसद इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और ये लोकसभा, 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का, यह लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। लोकसभा में यहां पर लिख सकते हैं, है ना, यहां लोकसभा भी आप जोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव में, ठीक है, आप इसको ऐसे। तो लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% प्लस 4 सीटें जीतने, है ना, 4 सीटें पर जीत, 4 सीटों पर जीत होनी चाहिए। इतना है तो भी उसको राष्ट्रीय दल का जो है वो दर्जा मिल जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरे कंडीशन को भी आप समझ लीजिए कि अगर 3 राज्य, है ना, कितने, 3 राज्यों से, बोलिए, से लोकसभा, है ना, लोकसभा, 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीट, है ना, जीता हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो भी आपको क्या होगा, राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा मिल जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है। देखिए पहला तो 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% और साथ में 4 सीटों पर जीत होनी चाहिए।
तो भी मिल जाएगा। और तीसरा है 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीट जीता होना चाहिए, 3 राज्य मिला करके, तब भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का। अच्छा, हाल फिलहाल में बनी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो कौन सी है? वो आम आदमी पार्टी है। जो हाल फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज हुई है वो आम आदमी पार्टी है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 क्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? देखिए, भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का जो आरंभ है वो कृषि ऋण को लेकर के हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कृषि ऋण उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी, कृषि ऋण को लेकर के हुआ था। और पहला जो सहकारी समिति है, ये ध्यान में रखना है, इससे भी सवाल पूछता है, पहला सहकारी समिति जो है समिति, ये 1904 में 1904 में आई थी, आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहली जो सहकारी समिति है वो कब आई थी? 1904 में आई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा? 7 हो गया। 8। अब देखिए यहाँ पर है नींबू नहीं होगा, एक्चुअली नीमू होगा, है ना, नीमू। ये क्या हो जाएगा? अब इसको नीमू कर लीजिएगा। नीमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? देखिए, नीमू बाजगो बांध जो है ये लेह लद्दाख में सिंधु नदी पर, ये कहाँ में है? कहाँ पर है? लेह में है और सिंधु नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिंधु नदी की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना, जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? देखिए, अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि की अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखिए क्या है, देखिए किसी वस्तु में कीमत में वृद्धि तब होती है जब क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में समानता गिरावट होती है या कोई वस्तु की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आप थोड़ा देखिए, कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है हिंदी ट्रांसलेशन में, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल था, ट्रांसलेट करने में हिंदी में कुछ गड़बड़ जाती है। यहाँ पर आप मांग कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपको और बेहतर। देखिए, किसी वस्तु की जो कीमत है 2 स्थिति में बढ़ती है। अगर ऐसा हो कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो रुपया है उसका वैल्यू अगर गिर जाए, डॉलर, जो कि नॉर्मली वो डॉलर के सापेक्ष में देखा जाता है ना, तो अगर डॉलर की तुलना में अगर हमारे पैसे का वैल्यू गिर रहा है, कम हो रहा है, तो वस्तुओं की कीमत बढ़े, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आयात करते हैं, खरीदते हैं, तो उसका दाम क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा और एक है कि अगर कोई वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा, अब कोई चीज़ है जो कम अवेलेबल है, और जैसे आप देखते हैं कई बार जैसे टमाटर या प्याज आप देखते हैं बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाता है। क्यों हो जाता है? कि उसका उत्पादन मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसकी मांग मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी क्या होती है, वस्तु के कीमत में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही कंडीशन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप इससे भी नोट बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए 10 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पार्टी की स्थापना नहीं की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी पार्टियों की भी स्थापना की थी, जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट जाता है। उनकी पत्रिकाएं, उनकी किताबें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर डिटेली बता देता हूँ। पहले यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो देखिए उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा जो है इसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक है, इसके अलावा बाकी तीनों जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये तीनों की, इन तीनों की स्थापना जो है उन्होंने की थी। ठीक है, इन तीनों, इसको छोड़ करके अब देखिए जैसे समता सैनिक दल जो है इसकी स्थापना उन्होंने 1927 में की थी। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना 1936 में की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। ठीक है, ये तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी जो है उन्होंने कुछ स्थापनाएं की थी, जैसे एक आपने सुना होगा बहिष्कृत, है ना, बहिष्कृत, है ना, एक जो आपने क्या सुना होगा वो है हमारा क्या, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, है ना।
तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में, 1923 में हुई थी। एक ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अखिल भारतीय दलित वर्ग है ना संघ की स्थापना की थी, ये कब की थी उन्होंने? 1930 में। ये भी बहुत है, जिसको है ना ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बोलते थे, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। ये भी बहुत फेमस होता है। एक्चुअली ये जो आपका है ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं इसी का एक अंश कह लीजिए पार्ट है, ठीक है। और एक इन्होंने बाद में 1942 में की, वो क्या था? अखिल भारतीय है ना भारतीय, और वहाँ पर उन्होंने अनुसूचित अखिल भारतीय अनुसूचित वर्ग संघ इसकी स्थापना की, ठीक है। और ये की उन्होंने कब? इसको उन्होंने 1942 में किया था। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ये कुछ दल हैं जिसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के बारे में आप और क्या याद रख सकते हैं? जैसे उनकी पत्रिकाएं, देखिए डॉक्टर अंबेडकर, इनके बारे में एक बात तो आप जानते होंगे, इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे, मेंबर थे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनकी कुछ पत्रिकाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो आप वो भी ध्यान में रख लेंगे, है ना। पत्रिकाएं वो क्या क्या है? जैसे एक तो हमारा हो गया मूक नायक, ठीक है, एक तो मूक नायक उनकी पूछी जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो बहिष्कृत है ना, बहिष्कृत भारत है ना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहिष्कृत भारत है ना, ये भी भारत। उसके अलावा समता है ना और जनता, ये सब पत्रिकाएं पूछी जाती हैं। इनकी एक बुक बहुत फेमस, दो बुक बहुत फेमस हुई थी। एक तो बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स के बारे में था, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बुक की बात करूं है ना, इन्होंने जो बुक लिखी थी, ठीक है, उसमें एक बुक आपका क्या था? बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स है ना। तो एक तो उन्होंने, क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स है ना, ये इन दोनों के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा इन्होंने एक लिखा था क्या? जाति प्रथा का विनाश। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जाति प्रथा का विनाश, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ये कुछ की पॉइंट है। चलिए, ऑलरेडी बहुत सारा की पॉइंट हो गया, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, 11 नहीं है, मैं पीडीएफ में बाद में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है। कह रहा है कि ओजोन, 12 देखते हैं, तो कह रहा है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, यानी कि ओजोन में जो छिद्र हो जाता है या छेद हो जाता है उससे क्या तात्पर्य है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत होता कहाँ है और क्या है। देखिए, आप जानते होंगे कि हमारे वायुमंडल के कई सारे लेयर हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। उसमें जो दूसरा लेयर है जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, वहीं पर ये ओजोन परत होती है जो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ओजोन में छेद का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे, है ना, तो ये देखिए समताप मंडल, है ना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होने से, ये आप ऑप्शन पढ़ करके भी आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए, ये आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा? 13 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, है ना। देखिएगा क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसलिए ये 24 अक्टूबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन जो है, इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी स्थापना तो आपने देख लिया कि 24 अक्टूबर 1945 का। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, न्यूयॉर्क में है ना, जो अमेरिका, न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है।
इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसके कितने मेंबर हैं, ठीक है। अगर बात करें सदस्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में है ना 193 जो है 193 सदस्य हैं, ठीक है। अगर इसके अंग की बात करें तो इसमें कुल 6 अंग हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके कौन कौन से वो 6 अंग हैं, उसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसके 6 अंग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हमें क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि इसके अभी हेड कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसके जो है अध्यक्ष कौन है, अगर इनके अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता होगा वो एंटोनियो है ना एंटोनियो गुटरेज है ना। एंटोनियो क्या है, गुटरेज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। किससे रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ से। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा अब 14 कह रहा है कि ये आप देख ही रहे मैच करने वाला है। यहाँ पर दिया हुआ है कि बाघ, ये बेसिकली टाइगर रिजर्व दिया और स्टेट दिया हुआ है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात करें, ये कहाँ पर, देखिए ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है। पेरियार की बात करें, नाम से पता चल रहा है केरल, पेरियार नदी भी आपने सुना होगा। सिमलीपाल कहाँ का है, ये ओडिशा का है। और बांदीपुर जो है ये कर्नाटका का है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो हमने क्या देखा कि इंद्रावती कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। तो ए का 4 है, ए का 4 है ना, देखिए ए का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके अलावा हमने क्या देखा, बी का क्या है, 3 है, ठीक है। चलिए तो ए का 4 और बी का 3, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। कह रहे कि कौन सा संयंत्र जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। देखिए तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व की जब यहाँ बात करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली उसके है ना घनत्व के बारे में है। यहाँ पर किसके बारे में है, वो उसके सापेक्ष घनत्व के बारे में, ये उसके सापेक्ष घनत्व के बारे में है। और ये कौन करता है, आप अब इसका आंसर कर भी सकते हैं। तो वो है हमारा क्या है ना, हाइड्रोमीटर। देखिए तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापने का काम कौन करता है, वो हाइड्रोमीटर करता है। अगर आप बाकी ऑप्शंस की बात करें, देखिए ग्रेविमीटर क्या होता है कि ये अर्थ पर अलग अलग, कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर भिन्न गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों के बारे में बताता है। और साथ में ये जो खनिज तेल है उसकी खोज में भी ये सहायक होता है। तो ये जो ग्रेविमीटर है ना, ये भिन्न है ना, भिन्न क्या है हमारा, है ना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बताता है, क्षेत्र प्लस खनिज तेल की खोज में भी, खनिज तेल की खोज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा देखें तीसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोमीटर है ना। देखिए ये दोनों एक्चुअली सेम ले लें, यहाँ पर हाइड्रो नहीं होगा, यहाँ हाइग्रो होगा, ठीक है, हाइग्रो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ बेहतर तरीके से। देखिए ये हाइड्रो ना होकर के यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए हाइग्रोमीटर, है ना, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर की अगर बात करें, ये किसको मेज़र करता है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये आर्द्रता को मेज़र करता है। और ये सब पूछा जाता है यानी ह्यूमिडिटी को, ठीक है, ह्यूमिडिटी को, चलिए ध्यान में रखेंगे। और हिप्सोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। ये दो काम के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, उसको, तो ये एक तो जल का क्वथनांक अलग अलग ऊंचाई पर, जल का है ना क्वथनांक जो है ना, क्वथनांक अलग अलग ऊंचाई पर, अलग अलग ऊंचाई पर ये बताता है, अलग अलग है ना ऊंचाई पर ये बताता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब साथ में ये क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई को भी बताता है। तो दोनों ही काम में आता है। समुद्र तल से ऊंचाई जो है, से ऊंचाई किसी स्थान की है ना ऊंचाई के लिए भी जो है हम लोग हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी मैच वाला है, तो मैच कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगा, कह रहे रेलवे ये उद्योग है और कहाँ पर है। तो देखिए ये तो बहुत आसान है। रेलवे उपकरण भिलाई में आपको मिल जाएगा, मोटर वाहन जबलपुर में मिल जाएगा,
पोत निर्माण तो कोची फेमस ही है, और साइकिल यहाँ होगा, साइकिल के लिए है ना, ये हो जाएगा लुधियाना। तो ये बहुत आसान है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60, ये हमारा 16 था, 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 में आते हैं। 17 में है क्या कि मिट्टी में, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? देखिए वो घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके एमिनो एसिड यानी प्रोटीन में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। तो ये ध्यान में रखना, ये क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान ये दीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हवा में परागकण को क्या कहते हैं? देखिए हवा में परागन को तो हवा में जो परागन होता है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा वायु परागन कहलाता है। देखिए जब परागन क्या होता है, हवा के माध्यम से होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वायु परागन बोलते हैं। देखिए अगर ये बेसिकली रिप्रोडक्शन है, प्लांट रिप्रोडक्शन। अच्छा, प्लांट में, पौधे में जो प्रजनन अंग होता है वो कौन सा होता है? अगर मैं पौधे के प्रजनन अंग की बात करूं, प्रजनन अंग की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है? आप सब जानते हैं वो होता है पुष्प यानी कि फ्लावर, है ना। ये हमारा क्या हो गया? पुष्प यानी कि जो फ्लावर हो गया वो होता है। और फ्लावर में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके 4 मुख्य भाग होते हैं फ्लावर के, है ना। कौन कौन से होते हैं? देखिए अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो जो हमारा सबसे पहला भाग है वो हमारा है पंखुड़ी। कौन सा हो गया हमारा? पंखुड़ी, जिसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इसको हम लोग पेटल्स कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, है ना। जिसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं, जिसको हम लोग सेपल्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। फिर हमारा क्या हो गया? जिसको पुंग, है ना, केसर, जिसको हम लोग यानी कि नर, है ना, जनांग कहते हैं बेसिकली। पुंग केसर यानी कि ये मेल हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया? हमारा मेल पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मेल पार्ट, है ना। इसको स्टेमन कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारा होता है जिसको स्त्री केसर, है ना, स्त्री केसर, या हम इसको अंडप भी कहते हैं, अंडप कहते हैं, इसको हम लोग अंडप भी कहते हैं, ठीक है। ये फीमेल पार्ट हो गया हमारा, नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया फीमेल पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। तो पुंग केसर को हम लोग स्टेमन और स्त्री केसर को हम लोग क्या है? पिस्टिल कहते हैं। देखिए ये सारे आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट आप ध्यान में रखते जाएंगे। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, हम लोग बस देखेंगे क्या पूछा जाता है। तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कोई भी स्कीम लॉन्च होगा तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया था 2017 में, तो आपको ध्यान में रखना है ये किसकी थी? दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो युवा स्कीम ये लॉन्च किया गया था, जिसमें बेसिकली युवाओं को प्रशिक्षण, नौकरी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए करंट अफेयर्स में लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए अगर केसर की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं कि भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। वो कहाँ होता है हमारा? वो हमारा किस में होता है? वो हमारा जम्मू कश्मीर में होता है। आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर, इसको है ना जाफरान केसर भी बोलते हैं, इसको यहाँ पर, है ना, जाफरान केसर, ठीक है। इसको जो है जीआई टैग भी मिल चुका है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केसर के लिए, देखिए यहाँ पर केसर की बात करें, यहाँ इसके लिए जो फेमस मिट्टी है, ये भी एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में देखने को मिला है। तो केसर के लिए जो मिट्टी यहाँ कश्मीर आपको दिखती है वो कारेवा, है ना, इसको करेवा मिट्टी भी कहते हैं, करेवा सॉइल, है ना, या करेवा मिट्टी। तो ये भी ये केसर उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि केसर उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश कौन है ना, तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश, है ना, उत्पादक देश की अगर बात करें, है ना, तो वो कौन है भाई? उत्पादक देश, तो ये कौन है? ये हमारा ईरान। ईरान की अगर मैं बात करूं
तो ये दुनिया का कुल अगर मतलब टोटल अगर आप केसर के उत्पादन की बात करें तो उसका 90% केवल ईरान में होता है, यानी ईरान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। और सेकेंड नंबर में कौन है? दूसरे नंबर पर इंडिया है, सेकेंड नंबर पर ही कौन है? वो हमारा भारत है। तो आपको ये भी याद रखना है कि केसर उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 को, कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। देखिए ये आप पढ़ के बता सकते हैं। उबालना में सूक्ष्म मर जाते हैं, आपको पता है ना। क्लोरीनीकरण जो है उसमें भी ये हो जाता है। पाराबैंगनी विकिरण, इसमें भी सूक्ष्म मारे जाते हैं। एक ही है, इसको निस्पंदन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो आसानी से फिल्ट्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन में जो है वो जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट नहीं होते हैं, जो बहुत आसान है बताना। चलिए, है ना, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा NSDL का पूरा नाम क्या है? देखिए NSDL का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए NSDL की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना जो है वो 1996 में हुई थी, 1996 में थी। ये सेबी के अंदर ही काम करता है। अगर NSDL की अगर मैं बात करूं, देखिए तो इसका काम क्या है? इसका जो मुख्य काम है वो शेयर है ना से संबंधित लोगों को जानकारी देना, शेयर खरीदने या बेचने में जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, लोग हैं, उनकी सहायता करना, ठीक है। ये इसका मुख्य काम है। किसका? NSDL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20 ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23। कह रहा है कि एक चीज़ यहाँ पर पहले आप करेक्शन कर लेंगे, है ना, सॉरी करेक्शन आप ये करेंगे, यहाँ किस वंश नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ होगा कीट, एक सेकेंड, ये हो जाएगा कीट दंश, है ना, ये दंश है, ठीक है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? यानी कीट के किसी है ना इंसेक्ट के काटने से जो हमें है ना जो खुजली होती है वो किसके कारण होती है? तो आपको पता है कि ये उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और इसी के कारण ये होता है। किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। बाकी आप जानते होंगे एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? सिरका में देखने को मिल जाएगा। ये सब भी आपको यानी कि ये भी याद रखना था, अम्ल से रिलेटेड जो है किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपसे पूछता है। लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं फेमस, है ना, ये दही में आपको देखने को मिलेगा, या खट्टा दूध हो गया, है ना। मैलिक एसिड ये आपको एप्पल में जनरली, है ना, सेब में देखने को मिलता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। नाम दिया हुआ है नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डाली ठाकुर, है ना, मकरंद देश पांडे। सवाल क्या पूछा है? सवाल मेंशन ही नहीं है। देखिए सवाल एक्चुअली इसमें ये था कि इनमें से कौन जो थिएटर से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सब लोग जो हैं वो थिएटर से, सारे आप जानते हैं एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो ये सब लोग थिएटर से संबंधित है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन में वो एक लाइन छूट गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? देखिए अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है ये? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान में, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड में। जो अंडमान आइलैंड है, अंडमान द्वीप है ना, उसी में अंडमान द्वीप में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा यहाँ पर कुछ और भी देख ले। गंगा सागर द्वीप कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। गंगा सागर द्वीप कहाँ है? वो वेस्ट बंगाल में। रामेश्वरम कहाँ है? तो आपको पता होगा तमिलनाडु, रामेश्वरम बहुत फेमस जगह है, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम के कारण भी फेमस है, और मंदिर, रामेश्वरम मंदिर सबके भी कारण फेमस है। पिरोटन द्वीप की अगर मैं बात करूं, पिरोटन द्वीप कहाँ है? ये गुजरात का द्वीप है, और यहाँ भी जो है समुद्री उद्यान है। यहाँ भी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है गुजरात, है ना, सॉरी गुजरात में, है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है? एक राष्ट्रीय पिरोटन द्वीप पर राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर होगा? वो पोर्ट ब्लेयर में होगा। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये हमारा है कच्छ की खाड़ी। ये हमारा कौन सा है? ये है कच्छ, है ना,
कच्छ की खाड़ी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है हमारा कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर और आप क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो मैंने वैसे सब बता ही दिया है, चलिए बता ही दिया है मैंने, डिस्कस ऑलरेडी कर दिया सारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे हम लोग ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ज्योग्राफी की क्लास करेंगे। सॉरी। तो कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? देखिए कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन ये किसके विरुद्ध है? ये केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए बाकी ये हम लोग केमिस्ट्री में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा की अगर बात करें, देखिए ये केनिया से तो होकर के गुजरती है, केनिया से ये होकर गुजरती है, इंडोनेशिया से भी होकर ये गुजरती है, ब्राज़ील से भी ये होकर गुजरता है, ये मैक्सिको से नहीं गुजरता। तो आंसर इसका जो आप ये आंसर आपका ये हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर भूमध्य रेखा की मैं बात करूं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको इक्वेटर बोलते हैं। और ये 13 देशों से, कितने देशों से है ना, ये 13 देशों से होकर के गुजरता है। उसी तरह अगर आप देखें तो एक हमारा है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कर्क रेखा ये कितने देशों से? ये भारत से होकर के गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोज़ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन कितने देशों से अगर आपसे पूछ ले तो 16 देशों से ये गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। और वहीं एक मकर रेखा भी आपने सुना होगा। मकर रेखा ये कितने देशों से गुजरती है? ये 10 देशों से गुजरती है। तो मकर रेखा जो है वो 10 देशों से गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी सवाल कई बार पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा है ना महादेश है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वह अफ्रीका। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28। कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? आप जानते हैं कि 2 ही बार परमाणु आपदा हमने सुना है ना, और दोनों जापान में हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान पर जो है पहला गिराया गया था 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त। ये अरे चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को ये गिराया गया था। कहाँ पर? ये गिराया गया था हिरोशिमा, है ना। कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा, जो कि कहाँ पर है हमारा, ये है जापान में। हिरोशिमा यानी कि जापान में यहाँ पर गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने गिराया था? अमेरिका द्वारा विश्व युद्ध के समय, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक ये युद्ध चला था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारा क्या है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे? देखिए हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है कर एवं लेखांकन से है, आप इसको अभी ध्यान में रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना, हम लोग इसको बाकी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 होगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल्स के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से उत्तर प्रदेश में की जाती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए कि नहर से जो है, अगर आपसे ये पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस तंत्र के द्वारा होती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर तंत्र के द्वारा। सबसे ज़्यादा, है ना, अगर जो सिंचाई बोले, है ना, सिंचाई की बात करें तो ये हमारा नहर तंत्र से है, नहर तंत्र से होता है, ठीक है। कितना? लगभग 40% के करीब, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ याद रखिए, भारत में विश्व का सबसे बड़ा नहर तंत्र है, आपको ये भी याद रखना है। भारत में, है ना, विश्व का सबसे, है ना, भारत में विश्व का सबसे, है ना, सबसे बड़ा नहर तंत्र, है ना, सबसे बड़ा नहर तंत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना, है ना, 31। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा। देखिए गौतम बुद्ध ने उस समय की जो भाषा थी उसमें उन्होंने प्रीच किया था, तो वो हो जाएगा पाली। कौन सा हो जाएगा? पाली भाषा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं जो महावीर थे उनकी भाषा प्राकृत थी, तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, महावीर की भाषा जो है वो प्राकृत थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत थोड़ी डिफिकल्ट थी,
चलिए, विश्व एड दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड दिवस बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है और ये आपको याद रखना, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अभी 2023 में नहीं, अभी 2023 में नहीं, 2022 में जो मनाया गया था, ये 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इसका थीम था इक्वलाइज, है ना। तो वो क्या था हमारा? इक्वलाइज, ठीक है। तो ये थीम था, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अभी 23 वाला तो खैर आएगा, ठीक है। वैसे बाकी डेट की बात करें तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है ना, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, जो विवेकानंद का जन्म है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद 1 अप्रैल को तो वैसा कुछ नहीं है। 1 मई को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हम लोग क्या मनाते हैं? तो मजदूर दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो ये सब आपको याद ही नहीं कि दिवस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और इन सब की डिटेल क्लास आएगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? देखिए, रक्षा मंत्रालय के विभाग की अगर बात करें तो रक्षा विभाग है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान विकास विभाग जो DRDO है वो भी है हमारा, है ना। और रक्षा उत्पादन विभाग जो है ये भी है। रक्षा वित्त विभाग नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा। पूछा है क्या कि कौन सा, अच्छा कौन सा है पूछा, सॉरी, तो कौन सा है तब तो वही हो जाएगा आंसर, तब ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो अगला सवाल हो जाएगा, ये तो उसी का आंसर है, ठीक है, 34। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र, डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? देखिए, ये खोला गया था चेन्नई में, तो आपको बस याद रख लेना ये कहाँ खोला गया था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स जैसा मैंने कहा कि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए डिटेल आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2017 का करंट अफेयर्स पूछा गया है, 2018 मार्च में एग्जाम हुआ था। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित? अगेन ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का है, सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। आपको 2017 के याद नहीं रखने, लेकिन आपको कौन से याद रखने? अभी 2022 का इस साल दिया गया है, तो 2022 का आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब ध्यानचंद पुरस्कार की बात आती है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, उसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो 2022 का अगर मैं ध्यानचंद, है ना, ध्यानचंद की अगर मैं बात करूं, है ना, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करूं, तो इसमें देखिए 2 आपको याद रखने होते हैं, एक तो लाइफ टाइम वाला और एक होता है खेल रत्न वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग खेल रत्न वाला बात करते हैं। तो खेल रत्न यानी कि ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो शरत, है ना, शरत अचंता कमल, ठीक है, शरत अचंता कमल इनको मिला है ना। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, शरत कमल अचंता भी लिखते हैं, तो आप नाम कर लीजिएगा। शरत कमल अचंता जो है ये इनको मिला था इस बार 2022 का, एक ही व्यक्ति को मिला था, ठीक है। उसके बाद जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में 4 लोगों को मिला था। एक तो अश्विनी अकुंजी थे, है ना, एक तो कौन थे? अश्विनी, है ना, अश्विनी अकुंजी। इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैं यहाँ थोड़ा बता रहा हूँ लेकिन आपको इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। उसके अलावा धर्मवीर सिंह थे, है ना, धर्मवीर सिंह जो है इनको भी मिला था, तो धर्मवीर सिंह जो है इनको भी मिला। इसके अलावा BC सुरेश को मिल चुका है ना। इस बार 4 लोगों के साथ मैंने कहा BC सुरेश को मिला है, और एक व्यक्ति किनको मिला था? बहादुर गुरंग को, है ना। तो ये बहादुर गुरंग, है ना, इनको मिला था। तो आप ये नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब आपको यहाँ है कि जो खेल पुरस्कार होता है, स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, और बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं दरोगा के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 या उससे ज़्यादा भी जीके आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस एग्जाम की बात करें, इसमें 100 के 100 क्वेश्चन GS के पूछे गए थे, कोई मैथ या हिंदी इन सब का क्वेश्चन नहीं दिया था। लेकिन बिहार दरोगा में क्या होता है, कई बार जो है वो मैथ, हिंदी, इंग्लिश इन सब के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं रहता, वो आपको 10 से 20 क्वेश्चन का रेंज रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। देखिए, बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में, ये तो किया गया था। लेकिन इसको रद्द किसने? लॉर्ड होल्डिंग नहीं होगा, ये हार्डिंग होगा, है ना। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, है ना, लॉर्ड हार्डिंग
सेकंड जो थे उनके द्वारा किया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, ये 1910 से 1916 तक रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप जानते हैं। बाकी लॉर्ड चम्सफोर्ड हैं, लॉर्ड मिंटो हैं, इनके बारे में भी कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो देखिए, ये छोड़ा गया था स्प्राइटस, है ना। स्प्राइटस जो है वो भारतीय रॉकेट से छोड़ा गया सबसे छोटा अंतरिक्ष यान था। तो आप इसका नाम, ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप बस इसका नाम याद रख लीजिए, है ना, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, आपको यहाँ समझना है बस। अब ये देखिए, जितना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो बस आप वो आप ध्यान में रख लीजिए, उसका पैटर्न समझ आइए। और बाकी जो ये इस तरह के क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, सिविक्स के हैं, ज्योग्राफी के, ये आपको बार बार पूछे जाएंगे, है ना, रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है? देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, पहली बार जो है वार्षिक आय की बात करें तो ये किया गया था 1867-68 में किया था। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। कितना इन्होंने बताया था? 20 रुपए बताया था। ये भी ध्यान में रखना है कि उन्होंने उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए बताया था। दादा भाई नेरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी, ये सब इनके बारे में पूछा था। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, है ना, 1886 में, 1893 में, फिर 1906 में। तो ये सब भी इनसे पूछा जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 होगा। फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अभी जस्ट मैंने जो है 1-2 दिन पहले आपको एक, है ना, जो उपनाम का वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया है। उपनाम जरूर पढ़ लीजिए। बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, है ना, मतलब बिहार दरोगा, हर एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए, है ना, मंत्रिमंडल को भेजने का जो है वो शक्ति प्रदान करता है? देखिए सॉरी, तो ये जो संविधान संशोधन है वो है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में। आपने 42वां, आपको याद होगा, 1976 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान किया था, जो बहुत फेमस हुआ था, है ना। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हुआ था इसको तो हम लोग मिनी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत बदलाव किए थे, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। उन बदलावों में फिर चेंज किए गए, ठीक है। उसमें से ये था कि ये भी एक इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर मंत्रिमंडल कोई बिल जो है वो पास करता है ना, और फिर वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, अप्रूवल के लिए देता है, तो राष्ट्रपति उसको एक बार जो है ना, भेज सकती है वापस मंत्रिमंडल के पास, जो है उस मामले को, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल अपनी बात पर फिर भी अडिग रहते हैं, वो कोई चेंज नहीं करते, तो राष्ट्रपति उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हैं, वो अपना हस्ताक्षर देने के लिए बाध्य हैं। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट 44वें संविधान संशोधन में किया गया था कि आपातकाल के समय, आपातकाल के समय ये भी ऐड किया गया, है ना, समय, जो अनुच्छेद, है ना, हमारा अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं होगा, ये भी दिया गया है। तो ये भी एग्जाम में निलंबित नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। बेसिकली ये क्या है कि देखिए, अनुच्छेद 20-21 जो है वो
जब आपातकाल का समय होगा उस समय ये निलंबित नहीं किया जा सकता। यही दो अनुच्छेद है, जो यही दो आर्टिकल्स हैं जो राइट है, मौलिक अधिकार है, आपके पास बचेंगे, बाकी सारे अधिकार आपके निलंबित हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लाया गया था। उसके अलावा आपने ये भी सुना पहले संपत्ति का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार हुआ करता था, इस संशोधन के बाद वो क्या कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है, अधिकार वो क्या कर दिया गया, वो विधिक है ना, ये विधिक, इसको कानूनी बोलते हैं, विधिक। पहले ये क्या था है ना, विधिक अधिकार कर दिया गया। पहले ये है ना मौलिक अधिकार में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये मैच करने वाला है, देखते हैं क्या, ये भी आसान है। संविधान के सोर्स के बारे में तो आप देख लीजिए, सोर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिविक्स का क्वेश्चन है, पीछे भी सिविक्स का ही था। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमने आयरलैंड से लिया है। संसदीय सरकार ये तो जानते हैं, ये ब्रिटिश संसद से हमने लिया है। और हमने केंद्र राज संबंध जो है ये कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और भी इसके सोर्स हैं। ठीक है, और उनके से रिलेटेड पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसकी अलग से वीडियो आएगी, आप लोग भी तब तक कहीं से पढ़ सकते हैं। वैसे बहुत जल्दी मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, और ऑफलाइन क्लासेस में ये टॉपिक तो एक एक टॉपिक आपका होगा ही, कवर होगा, तो आप है ना टेंशन फ्री रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 41, फिर रिपीट हो गया। चलिए 42 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक ने, अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो है अगेन करंट अफेयर्स का है, 2017 का है। उस समय क्या गया था, राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया। लेकिन अगर कैग की बात करें, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कैग बोलते हैं, यानी कि CAG। देखिए कैग के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद होना चाहिए। सबसे पहले अभी कौन है, अभी कैग जो है वो है, आपको ये वाला याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना। तो गिरीश चंद्र है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। ठीक है, तो आपको एक तो इनका नाम याद रखना है। ये 14वें हैं, ये कौन से 14th जो है वो कैग हैं। दूसरा, कैग के बारे में संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, खास करके सेंट्रल SSC में तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैग का संबंध जो है, या कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में इसके बारे में मेंशन है, यानी कि एक ये जो है कंट्रोलर जनरल होगा, ये अनुच्छेद 148 है। कैग का एक और पूछा जाता है कि इनकी जो है कैग की क्या है ना कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी कंप्लीट हो जाए वो रहता है। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। चलिए ये सब आपको ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए सर क्रीक विवाद, आपने इतना न्यूज़ में कम रहता है लेकिन आपने कभी सुना जरूर होगा। सर क्रीक विवाद जो है ये भारत पाकिस्तान का विवाद है। ठीक है, ये दरअसल कहाँ पर है, ये गुजरात वाले क्षेत्र में। देखिए सर क्रीक दरअसल है क्या, ये सर क्रीक की अगर मैं बात करूँ तो ये एक 96 किलोमीटर लंबा जो है ये हमारा क्या एस्चुरी है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय है ना, ज्वारीय इसको बोला जाए ज्वारीय एस्चुरी है ना, ये ज्वारीय एस्चुरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये ध्यान में रखना है। और ये भारत पाकिस्तान, ये बेसिकली क्यों बना था, देखिए ये पानी के कटाव के कारण है ना, पानी से कटाव के कारण जो है ये बना था। ये भारत पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, कौन सी रेखा, ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान है या चीन भारत है, तो चीन भारत के बीच मैकमोहन है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। किस देश ने वर्ष 2050, पहले तो आप इसको 2040 करिए, 40 था। ठीक है, 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, ये फ्रांस ने। इसके बाद एक्चुअली ब्रिटेन ने भी 2040 की घोषणा की थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन ने बाद में किया था, ये फ्रांस का है। ठीक है, तो फ्रांस ने कितना ये कहा है कि ये 2040 तक जो है वो पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय उन्होंने लिया है। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये इसको आप पैटर्न समझिए, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
कह रहा है निम्नलिखित कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव, ये ऐप आरंभ है। और अगेन ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज़्यादा इसको टेंशन लेना, आप बस पैटर्न समझिए कि देखिए जो भी ऐप या फिर कोई पोर्टल या कोई स्कीम डेवलप किया गया तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के किस राज्य को पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया, ये भी है ना पुराना 2017 में ये अवार्ड दिया गया था, किसको दिया गया था, पश्चिम बंगाल को दिया गया था। उनकी एक स्कीम थी, स्कीम आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि स्कीम बहुत, कन्याश्री प्रकल्प, ये फेमस हुआ था। तो कन्याश्री है ना, कन्याश्री प्रकल्प, ठीक है, ये फेमस हुआ था, तो आप ये याद रखेंगे। इसी के लिए इसको जो है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 47 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे समझिए, देखिए क्यों, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2018 तक कोई और पब्लिश कर रहा था, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया। देखिए इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इसने किया था, ठीक है। बात में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, IFPRI, है ना, इसने किया था, इसने शुरुआत करी, ठीक है। लेकिन अब जो अभी वर्तमान समय में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्तमान समय में कौन देता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर है ना, वेल्थ उसका नाम क्या था, तो वेल्थ हंगर लाइफ एंड है ना, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न, है ना, ये था क्या कि वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड करके था, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये कौन था, वर्ल्ड। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, अभी तो 2023 का नहीं आया, 22 का आया है। 22 में इंडिया का रैंक बहुत ही खराब था, 107 आउट ऑफ 121। हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश से भी पीछे चले गए, ठीक है। तो ग्लोबल 107 आउट ऑफ 121। और टॉप पर कौन था अगर इसमें बात करें, है ना, वो था बेलारूस। कौन था, तो बेलारूस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये सब पॉइंट कुछ पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न 48 है हमारा, कह रहा है नांगल किसके लिए जाना जाता है। मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था, नांगल जो है वो उर्वरक प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पर दूसरा उर्वरक जो है संयंत्र लगा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, तो 49 2011 की जनगणना, है ना। क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक। देखिए वैसे सबसे ज़्यादा जो था वो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, वो था केरल में 1084 महिलाएं पर 1000 पुरुष पर, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है जैसे किसका कितना था, देखिए गोवा का 973 था और कर्नाटका का भी 973 ही था, ठीक है। वहीं सिक्किम का जो है 889 था, और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु का 983, 1983 आई थिंक, हाँ। तो ये उनका जो तमिलनाडु का नहीं 996 था, 83 नहीं, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए आप, 996 था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगर इन चारों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका है, तमिलनाडु का। अच्छा, ये तो सर्वाधिक हो गया, सबसे कम किसका था, सबसे कम ये 2011 की जनगणना अभी तक पूछी जा रही, जब तक नया नहीं आ जाता तब तक यहीं से सवाल पूछा जाएगा। सबसे कम था हरियाणा का, है ना, हरियाणा का। इसका कितना था, 879। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग आज के क्लास का आखिरी प्रश्न करेंगे, फिर बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। देखिए आज का आखिरी प्रश्न हमारा क्या है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट वो कहाँ पर था। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का है। तो ज्वालामुखी से पूछा जाता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, माउंट इटना, है ना, इटली में है, माउंट कोटोपेक्सी जो कि इक्वाडोर में है, ठीक है। उसके अलावा माउंट विशुवियस है ना, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास जो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी के 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन करके आपका जो है सारा PYQ यहाँ पर किया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। धन्यवाद।